करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो एक्सट्रीम का लेक्चर नंबर 24 है। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ये कितना चलेगा, फिजिक्स से जितना चाहे उतनी चल जाती है। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, अगर इसको और डेप्थ में ले जाऊंगा चैप्टर को, और अगर सारे टॉपिक्स बताऊंगा तो ये 100 लेक्चर में पूरा होता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, जो फिजिकल क्लास होती है बेटा वो तो सीधी 1.5 घंटे की 2 घंटे क्लास होती है। तो ये मान के चलो कि जो 4 लेक्चर, 4 वीडियो लेक्चर, एक लेक्चर जो क्लासरूम में होता है उसके बराबर है। तो अगर ये 100 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब 25 लेक्चर क्लास के हो तो 25 दिन चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि भाई लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी 23 में पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक दो सवाल और करा देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट के, उसके बाद में फिर अपन आगे करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो नया क्वेश्चन है, देखो एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी कर रही है, वो वेरी करेगी तो कैसे फाइंड करेंगे। एक सवाल करते हैं, देखो सेल ऑफ, यहां लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी लिखा आता है बेटा, तो आप उसमें घबराएं नहीं। लेड एसिड एक्यूमुलेटर, याद करो मैंने सेल का जब क्लासिफिकेशन बताया था उसमें लेड एसिड एक्यूमुलेटर बताया था। ये सेकेंडरी टाइप सेल होता है विच कैन बी चार्ज। लेड एसिड एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected with PM wire of length 10 meter and resistance 20 ohm, ठीक है। A rheostat of range 0 to 40 ohm is connected in primary circuit, correct है। find the ratio of minimum and maximum potential gradient on PM wire, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमें मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करनी है और उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू EP अपॉन R प्लस R1 प्लस स्मॉल r बाई L, ठीक है। इसमें ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज है अपार्ट फ्रॉम R1 क्या है यहाँ पर, रियोस्टेट की रेंज 0 से 40 ओम की दे रखी है हमें, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ R1 की जगह मैं 0 रख दूंगा तो X की वैल्यू कम आएगी, R1 की वैल्यू 40 रख दूंगा तो R1 की वैल्यू 0 रखूंगा तो X की वैल्यू ज्यादा आएगी, R1 को 40 कर दूंगा तो X की वैल्यू कम आ जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलो, जो रेंज दे रखी है मुझे R1 की, वो दे रखी है 0 to 40 ओम,
करेक्ट, 2 बार में इसको वेरी कर दूंगा, बाकी चीजें वही रहेंगी सब में। ईपी दे रखा है 2 वोल्ट, स्मॉल आर नेग्लिजिबल है, आर 10 ओम है, सॉरी 20 ओम है, और एल हमारा 10 मीटर है। तो एक्स मिनिमम फाइंड करते हैं पहले। एक्स मिनिमम क्या हो जाएगी, ईपी अपॉन आर प्लस R1 की जगह क्या लिखूंगा मैं मिनिमम में 40 प्लस ये भी 0, और यहां क्या आ जाएगा R/L। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए लिख दी, आपको पता पड़ जाएगी एक्स मिनिमम निकालना है, इसका मतलब यहां पर R1 की जगह में 40 लिखना है, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कम आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं इसको। तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 40 इंटू 20/10, और इट गिव्स अस देखो 0 से 0 तो ऊपर आ गया 4, ये 10 दे रखा है, सॉरी 20 दे रखा है ना, R20। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया देखो 2 2 जा 4, 4 डिवाइडेड बाई 60, 2 जा 4 रहेगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 60, तो 4 डिवाइडेड बाई 60, 15 4 जा 60, यानी कि 1/15। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 2 2 जा 4, ये 0 से 0 गया, 4 ऊपर आएगा, नीचे आएगा हमारा 40 एंड 20 60, तो 15 4 जा 60, तो 1/15 वोल्ट पर मीटर। ये तो आ गए मिनिमम। इसी तरह से मैक्सिमम निकालेंगे, तो एक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना हो, अब ईपी की जगह 2, R20 रहेगा इसी, अब R1 की जगह लिख दूंगा 0, प्लस स्मॉल r की जगह भी 0, R20 डिवाइडेड बाई 10, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया हमारे पास 2/10, यानी कि 1/5 वोल्ट पर मीटर। तो एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक्स मिनिमम का मतलब 1/15 डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है, दी क्या हो जाएगा 5/15 या 1:3। द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज 1:3। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। और एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द EMF of a primary cell using potentiometer, लिख लिया, potentiometer, the cell is balanced at 125 centimeter when the length of PM wire is 4 meter. When the length of PM wire is increased to 10 meter, the balance length will be balance length will be। चलो भाई सवाल करते हैं। हमसे कहा कि जब
पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 4 मीटर थी, तो कोई सेल, प्राइमरी सेल 125 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाता था। जब उसकी लेंथ को बढ़ा करके हमने 10 मीटर कर दिया, तो अब सेल कहां बैलेंस होगा? नेचुरली हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। देखो, ये कोई ए बी वायर था, पहले ये 4 मीटर था, ये कोई ईपी लगाते ही अपन ये के ऑन ऑफ स्विच हो गया, ये रियोस्टेट, यहां पर अभी इसका कोई रोल नहीं है। ये कोई सेल था, ईएस हमें पता नहीं है, ये कोई गैल्वेनोमीटर, और ये जोकी। तो जब ये 4 मीटर का वायर था, तो उस समय जब इसकी बैलेंस लेंथ आई थी, वो कहां आई थी? 125 सेंटीमीटर पर आई थी। ईएस की वैल्यू नहीं है, ईपी की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये जानते हैं जब कोई भी सेल बैलेंस होता है, तो मैंने क्या बताया था, याद करो, ES इज इक्वल टू एक्स L1। अरे भाई, एक्स इज इक्वल टू ES बाई L1, तो ES क्या हो गया? एक्स L1। ठीक, एक्स क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू EP बाई L। EP की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन L कितनी है? 4 मीटर, और L1 कितना आ रहा है? 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर का मतलब 1.25 मीटर। तो यहां से ES क्या आया? देखो, ES इज इक्वल टू EP बाई 4 इंटू L1, यानी कि 1.25 से इक्वेशन नंबर 1। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से ES EP बाई 4 1.25। अब क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को उसने चेंज कर दिया। चेंज करके एक ऐसा पोटेंशियोमीटर लिया जिसकी लेंथ है 10 मीटर। अब टोटल 10 मीटर है, और हमसे पूछा है कि अब जो बैलेंस पॉइंट है वो कहां आएगा। ठीक है, 10 मीटर कर दिया इसको, बाकी सेम वैसे कैसे ही रहता है, ऑपरेटर्स में दोबारा नहीं बना रहा हूं। अब हमने ऐसी जगह टच किया उसको कि मान लीजिए L2 है, L2 पर बैलेंस लेंथ आती है। मान लो अब जो लेंथ आती है वो कहां पर आती है? L2 पर आती है। पहले 4 मीटर था, तो 125 पर बैलेंस हो रहा था सेल। जब इसकी लेंथ बढ़ा करके अपने 10 मीटर कर दी, सेल थोड़ी चेंज किया, ये सेल वही है, ये सेल वही है। जब 4 मीटर था, इसकी बैलेंस लेंथ 125 सेंटीमीटर पर थी। अब ये सेल, नीचे वाला जो सेल है वही ES, अब इस पर 10 मीटर वाले पर कहां बैलेंस होगा? तो अब चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि पोटेंशियोमीटर जो वायर था उसकी लेंथ अपन ने बढ़ा दी। तो अब लेंथ बढ़ा दी, नेचुरली पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ विल चेंज। वो चेंज होगी तो नेचुरली बैलेंस लेंथ भी चेंज हो रही है। चलो भाई, तो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का नोट कर लेना। आई नीड सम स्पेस। देखो, तो अब क्या आ गया मेरे पास? नया इक्वेशन बनाता हूं, वही ES इज इक्वल टू एक्स L1। एक्स L1 की जगह क्या लिख दूंगा अब यहां पर? एक्स L2, which to be determined here। ES is equal to x की जगह क्या लिखूंगा अब? EP बाई L। L की जगह क्या लिखूंगा? 10। पहले वाले केस में EP बाई क्या लिखा था मैंने? 4, because the length of the potentiometer wire was 4 meter। Now the length of the potentiometer wire increased 10 meter। तो 10 मीटर का हमने कर दिया, 10 मीटर कर दिया, तो EP बाई 10 L2 हमें फाइंड करनी है। Now I have two equations. One is ES EP by 4 1.25, ES EP by 10 L2. I need to find the value of the L2. Naturally you can see if I can equate 1 and 2, क्या होगा? ES कैंसिल हो जाएगा, EP कैंसिल हो जाएगा, L2 मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर 1 and 2, I get from equation 1 and 2, देखो क्या आ जाएगा? EP बाई 4 इंटू 1.25 इज इक्वल टू EP बाई 10 L2। EP अगेन कैंसिल्ड, तो 10 इधर आ जाएगा, तो हो गया हमारा 12.5 डिवाइडेड बाई 4, तो L2 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, और 4 1 जा 4, लगभग 3.1 के आसपास आ जाएगा।
ठीक है। तो दिस इज द न्यू बैलेंस लेंथ फॉर द गिवन सेल। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की 8 एप्लीकेशंस हैं। 8 एप्लीकेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 1 कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन 1, to find the EMF of unknown cell using potentiometer। पोटेंशियोमीटर को यूज करके कोई हमें सेल दे दिया, उस सेल का EMF पता करना है। हमें नहीं पता, उस पर लिखा हुआ नहीं है, फिर हमें क्या करना है, उसका EMF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, देखो ध्यान से। सर्किट बनाते हैं, ये पीएम वायर ए बी। प्राइमरी सर्किट में क्या लगाते हैं, एक ईपी लगाते हैं, ये K1 हो गया भाई। और क्या जोड़ते हैं यहां पर, रियोस्टेट, ये रियोस्टेट हो गया। सेकेंडरी सेल में ये तो क्या है, डेनियल सेल, जिसका ईएमएफ हमें पता होता है। ये दूसरा सेल जिसका ईएमएफ हमें पता नहीं है, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड एक टू वे की है। टू वे की का मतलब समझो, आपके घरों में भी कई स्विच ऐसे लगे होते हैं जो टू वे होते हैं। टू वे का मतलब, जब हम मान लीजिए छत पर जा रहे हैं, यहां से नीचे से ऑन करते हैं तो वहां ऊपर की लाइट जल जाती है, समझ आएगी बात। जब ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऊपर जाकर के उसको बंद कर दे तो नीचे की लाइट ऑफ कर दें, टू वे, समझ गया ना। घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में टू वे स्विच होते हैं। एक आप बेड के पास लगाते हो और एक आप दरवाजे के पास लगाते हो, ठीक है। तो वहां से भी वो ऑपरेट होता है, वहां से भी ऑपरेट होता है। तो इस तरह से ये टू वे स्विच है। इसको बोला मैंने एक्स वाई जेड। अगर मैं एक्स और वाई के बीच में डॉट लगा दूंगा, इनको कनेक्ट कर दूंगा तो ई सेल सर्किट में आ जाएगा। इसको डिस्कनेक्ट करके वाई जेड के बीच में कनेक्शन कर दूंगा तो ये सेल सर्किट में हो जाएगा, और हम इसको मेजर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने प्रिंसिपल में बताया था। पहले के को ऑन करेंगे, के को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां से इसमें करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, ए और बी के बीच में इस सेल का ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। उसको हम यहां से आरएस से बैलेंस करेंगे। इस तरह से बैलेंस करेंगे कि ए के पास टच करें तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आए, बी के पास टच करें तो राइट में डिफ्लेक्शन आए। फिर जॉकी को ऐसी जगह टच करेंगे कि सेल का जो सेल है वो वहां पर बैलेंस हो जाए, यानी कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू आर टचिंग द जॉकी to the high potential point will be equal to the EMF of the primary cell which is given to you. So here I have two cells. One is known Daniell cell whose EMF I know already, and E it is the unknown cell whose EMF to be find using the potentiometer. Okay. How to experiment it? सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेस K1, K1 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सेल प्रेस K1 and connect XY of two-way switch. XY के बीच में जैसे अपन कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये सेल, कौन सा सेल आएगा, ES सेल सर्किट में आ गया। ES सेल सर्किट में आ जाएगा तो ES के लिए बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे। फाइंड बैलेंस लेंथ फॉर ES। मान लो ये L1 आती है तो क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू XL1 या X इज इक्वल टू ES बाई L1 से इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले काम ही है अपना, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। कर ली भाई। नाउ डिस्कनेक्ट XY एंड कनेक्ट YZ। अब XY को जैसे यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करके YZ के बीच में कनेक्शन कर देंगे।
वाई जेड के बीच में कनेक्शन कर देंगे तो ये सेल तो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ आपको फाइंड करना है वो आ जाएगा। जो कि को ए के पास टच करेंगे लेफ्ट में डिफ्लेक्शन, बी के पास टच करेंगे वाई राइट में डिफ्लेक्शन, ऐसी जगह ऐसा पॉइंट चुनेंगे, नल पॉइंट चुनेंगे जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल बैलेंस हो गया। तो उस पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी, मान लो L2 है, दैट विल बी द बैलेंस लेंथ फॉर द गिवन सेल E। ठीक है, तो फाइंड बैलेंस लेंथ फॉर बैलेंस लेंथ फॉर E। ठीक है ना, सपोज लेट इट बी L2। ठीक है, तो अब क्या आएगा, E इज इक्वल टू XL2 से इक्वेशन नंबर 1। E फाइंड करना है, L2 स्केल पर मेजर कर लेंगे पोटेंशियोमीटर के, और X हमने यहां से निकाल रखा है क्योंकि ES की वैल्यू पहले से ही जानते हैं अपन कितनी, 1.08 वोल्ट। L1 हम स्केल पर मेजर कर लेंगे, सारी चीजें मेजर हो गई, तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू X की जगह लिख दूंगा मैं ES बाय L1 into L2 and I can obtain the EMF of the given cell। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर कोई अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन 1। तो जिस भी सेल का ईएमएफ आपको फाइंड करना है उसको यहाँ पर एक सेकेंडरी सर्किट लगाओ। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए ये बेसिक, ये वाला सर्किट कॉमन रहेगा लगभग सब में, जितने भी एक्सपेरिमेंट है। प्राइमरी सर्किट में लेड एसिड एक्यूमुलेटर, एक वन वे की, और रियोस्टेट। रियोस्टेट फॉर व्हाट, टू गेट द लेफ्ट एंड राइट डिफ्लेक्शन। अगर कभी कभी क्या होता है, जब अपन इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय लेफ्ट राइट में डिफ्लेक्शन नहीं आता, क्योंकि ईपी की जो वैल्यू है हमेशा ईएस से ज्यादा होना चाहिए। ईपी हमेशा ईएस से ज्यादा होना चाहिए। प्राइमरी सर्किट में जो सेल यूज करेंगे इसको बोलते हैं नॉन ईएमएफ, नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर का एक प्रिंसिपल ये भी है कि वी कैन मेजर द अननोन पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग द नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो नॉन पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, जो हमने प्राइमरी सर्किट में लिया है सेल, वो यहाँ पर ए और बी के बीच में प्रोवाइड करता है। ये अननोन पोटेंशियल जो हमारा सेकेंडरी सर्किट में होता है। अब ऊपर वाला अगर मान लो कम होगा इससे, तो हम फिर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सेल को थोड़ी निकालें, इसको मेजर करना है। तो नॉन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, नॉन पोटेंशियल हमेशा कम होना चाहिए। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस तरह से सर्किट डायग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात करते हैं। दूसरा एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको ध्यान रहेगा। एप्लीकेशन मान लो कोई क्वेश्चन है, डेनियल सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट, ये मैंने अप्रोक्स लिया है, 1.1 वोल्ट इज बैलेंस्ड ऑन PM वायर एट 770 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द EMF of unknown cell when it is balanced at 2.2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेनियल सेल का EMF दे रखा है 1.1 वोल्ट। गिवन में आ जाओ, ES इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक है बेटा, L1 दे रखी है 770 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 7.7 सेंटीमीटर, सॉरी। ES से L1 है, क्या फाइंड करना है, L2 दे रखी है हमें 2.2 मीटर, और हमें फाइंड करना है कोई अननोन सेल। अभी किया था, पहले डेनियल सेल को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू ES बाई L1।
ES by L1 1.1 divided by 7.7, it gives us 1.7 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई। सेल बैलेंस हो रहा है, E इज इक्वल टू XL2, X की वैल्यू मेरे पास है 1/7 और ये 2.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं इसको, चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 220 हो जाएगा, 220/7, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, लगभग 3.1 के आसपास आ जाएगा, 31 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। थ्री 2.2 है ना बेटा, ये किस पे, मीटर पे सेंटीमीटर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो गया, 220 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 7 3 जा 21, हाँ ठीक है, 1 7 1 जा 7, सही है। तो ये हो गया हमारा 7 3 जा 21, 10 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 31.4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मीटर में ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट कर दिया मैंने, लिख लेता हूँ एक 1.7 इंटू 220, करेक्ट, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं CE 25 में। ऑल द बेस्ट।